गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पद्य भाग कंप्लीट हो चुका है। गद्य भाग में जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं आपके सिलेबस में, नमक और श्रम विभाजन वाला। तो आज हम श्रम विभाजन से पहले ये नमक जो चैप्टर है बेटा, इसको कराने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद लोगों की मानसिक स्थिति है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, मानसिक स्थिति है वो किस प्रकार से बदल जाती है, क्योंकि कवयित्री जो है, जो लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर, वो ये मानती है कि एक देश के बीच में रेखा खींच जाने से मनुष्य को नहीं बांटा जा सकता। तो उससे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले रजिया सज्जाद जहीर जो इसकी लेखिका है उसके बारे में बताना चाहूँगा। रजिया सज्जाद जहीर जी का आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उर्दू कथा साहित्य में उनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ था बेटा। ठीक है, बीए तक शिक्षा घर तक पर ही रहकर प्राप्त की थी। उसके बाद उनका विवाह जो है इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। अपनी ससुराल में रहकर ही उर्दू में एमए की परीक्षा पास की थी उन्होंने। 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामात हुसैन करल कॉलेज में उर्दू पढ़ाने लगी वो। और 18 दिसंबर 1979 को इनका देहांत हो गया बेटा। इनकी एकमात्र उर्दू कहानी संग्रह मिलती है हमें, जर्द गुलाब। इसके साथ ही इन्होंने उर्दू में भी बाल साहित्य की रचना की थी। कई भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया था और इसी कारण से उन्हें उर्दू अकादमी, भूमि नेहरू पुरस्कार, सोवियत आदि अवार्डों से सम्मानित किया गया था बेटा। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सरहद जो सीमा होती है बेटा, दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया वही स्थान विशेषज्ञ उसके लिए मातृभूमि मानते हैं। वह दूसरे स्थान से मिले सुख वैभव को प्राप्त करके भी अपनी मातृभूमि की यादों को नहीं भुला सकता। ठीक है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है बेटा, स्वदेश प्रेम जो होता है बेटा, अपने देश से जो लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके बारे में कि किस प्रकार से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मानव जाति कोई भी हो बेटा, अपने देश का लगाव जो होता है, अपनी भूमि का जो लगाव होता है, वो हम किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकते, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इस कहानी में सिख बीबी जो विभाजन के समय से भारत में रह रही है, आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं, क्योंकि लाहौर में उसका जन्म हुआ था और शादी के बाद वह सिख बीबी जो थी वो भारत में रह रही थी। इस प्रकार दूसरे मुल्कों में नौकरी करने वाले कस्टम अधिकारी को भी उन्होंने उदाहरण दिया है, जो अपनी मातृभूमि को याद रखते हैं, चाहे उनकी ड्यूटी जो है किसी भी दूसरे मुल्क में हो गई है। उनका मानना है कि राजनीति और भौगोलिक सरहदें वहाँ बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर सकती बेटा। राजनीतिक रूप से चाहे भूगोल के रूप में जो सीमाएं बट जाती हैं वो उसके मन को प्रभावित नहीं कर सकती। इन सरहदों का उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा, उन सिख बीबी को देखकर हैरान रह गई थी किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। सिख बीबी को देखकर सफिया जो थी बेटा, किस प्रकार से सिख बीबी एक दिन किस प्रकार से वो कीर्तनों में सिख बीबी को देखती है सफिया, तो वह हैरान रह जाती है, जो इसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती जुलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया गाया करती थी। ठीक है, किस प्रकार से उसने बताया उसके बारे में, अपनी माँ की जो स्मृति उसके मन में संजो रखी थी,
उसी की माँ से मिलती जुलती एक सिख बीबी जो उसको मिलती है उसके बारे में कहा है, जिसके आँखों के अंदर नेकी, और नेकी का मतलब होता है बेटा दूसरे की सहायता करने वाला, ठीक है, मोहब्बत प्रेम करने वाला, और रहम दिली, जिसके दिल में रहम हो, उनकी रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो, अर्थात चेहरा जो हो खुली किताब के समान दिखाई दे रहा था। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा, जैसा उसकी मम्मी या माँ ओढ़ती थी बेटा, वैसा ही जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम से ओढ़ा करती थी। मुहर्रम जो होता है वो किसका बेटा, जो मुसलमान होते हैं उनका पहला जो महीना माना जाता है, वो उसको पहला महीना मान करके मुहर्रम जो होता है, ठीक है, जिसमें हरे कपड़े आमतौर पे पहने जाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार पहला महीना होता है, इस्लाम धर्म के अनुसार, ठीक है, मुहर्रम। तो ये कहा है बेटा, जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, प्यार से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा, अर्थात घर की बहू से उसने उसके बारे में जानना चाहा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। अर्थात अपनी बहू से जब उसके बारे में, सफ़िया के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह भी मुसलमान है और कल ही लाहौर, अर्थात पाकिस्तान की जो राजधानी है लाहौर में जा रही है और अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें कई सालों से देखा नहीं है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। कौन बेटा, सिख बीबी, और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। अर्थात वो भी लाहौर में पहले थी, अब वह भारत में रह रही है, तो उसको भी बताना शुरू करती है कि उनका प्यारा देश है, उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत हैं। अर्थात लाहौर के लोगों की खूबसूरती का बखान करना शुरू करती है। उम्दा खाने, ठीक है, और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर, अर्थात उन लोगों के बारे में बताया है बेटा, ठीक है। क्या बताया है, उम्दा माने अच्छा, अच्छा खाना उनका, वे अच्छा खाते हैं, और नफीस कपड़े, नफीस होते हैं बेटा रुचिपूर्ण, ठीक है, सुरुचि, अच्छा लगने, अच्छे लगते हैं, जो कपड़े अच्छे लगते हैं उनको पहनते हैं, ठीक है। और सैर सपाटे के रसिया, सैर सपाटे को मज़े से घूमने फिरने वाले, और जिंदा दिल की तस्वीर, अर्थात उनका जो दिल है वो एक जिंदा दिल है बेटा। तो कीर्तन होता रहा, जो कीर्तन में सिख बीबी से सफ़िया जो मिली बेटे वो दिखाई गई है। तो किस प्रकार से उन्होंने भी उसके पास जा कर के उस लाहौर का वर्णन किया, जिसके अगले दिन उसको जाना था अपने भाइयों से मिलने के लिए। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही, धीरे धीरे। सफ़िया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे, ठीक है। सफ़िया पूछती है बेटा कि आपको तो यहाँ आए हुए कई साल हो गए हैं। तो उसने बताया, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, अर्थात जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था तो हम हिंदुस्तान में आ गए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, जगह बना ली हमने, बिजनेस है हमारा, कारोबार है, सब ठीक ही है, और लाहौर बहुत याद आता है। अर्थात लाहौर के बारे में वो कह रही है कि मुझे वो लाहौर बहुत याद है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। अर्थात लाहौर में ही मेरा मन बसता है, क्योंकि वह बहुत याद मुझे आ रहा है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियाँ आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। साडा माने हमारा, अपना, हमारा जो लाहौर है वो कितना प्यारा है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर, अर्थात पलक झपकाते ही, जैसे ही सुबह के समय तारे टूट करके आसमान से आंचल में, ठीक है, समा जाते हैं, क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार से जब भी बात कहीं इधर उधर की घूम फिर करके
घूम फिर करके फिर कहीं कहाँ आ जाती है बेटा, उस लाहौर पे ही आ जाती है, अपने देश पर ही आ जाती है। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। कीर्तन जो हो रहे थे बेटा वो 11 बजे ख़त्म हो गए। जब ये प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी प्रसाद लेकर, तो सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, अर्थात तो जब दुआएं दी उसने सफ़िया का सलाम के जवाब में, सफ़िया ने जब सलाम किया तो उसने क्या किया बेटा, उससे जवाब में दुआएं देती हुई उसके जवाब दे रुखसत होने लगी। रुखसत का मतलब विदा होने लगी। तब सफ़िया के ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। अर्थात आप कुछ मंगाना चाहें वहाँ से, ठीक है, कोई उपहार, सौगात होता है उपहार बेटा, कोई उपहार मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, क्योंकि कल मैं अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हूँ। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ते से बोली, अगर लाश को तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। क्या कहा बेटा उसने मंगाने के लिए? लाहौर से लाहौरी नमक, जो हमारे यहाँ जो होता है बेटा, जैसे वो नमक आते हैं वो लाहौरी नमक ही होता है बेटा, ठीक है, सिंधा नमक जिसको हम बोलते हैं बेटा। तो उसने मंगाया लाहौरी नमक की पुड़िया लाने के लिए कहा, आहिस्ता कौन आराम से, ठीक है, दरवाजे के लग के साथ में कहा, क्योंकि उस समय पर भारत और पाकिस्तान बेटा जब अलग हुआ तो वहाँ की वस्तु और यहाँ की वस्तु आपस में ले जाना मना था। और लाहौरी नमक तो नमक पे तो पहले से ही जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस कारण से उसने धीरे से क्या लाने के लिए कहा बेटा, लाहौरी नमक लाना के लिए कहा। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बतें, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका वश न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। अर्थात वहाँ जाकर के सफ़िया 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक चले गई। तो उन्होंने भी उसके घर में, अच्छा ये कहा है कि किस प्रकार से वहाँ 15 दिन उनको बीत गए, और 15 दिन में जो उन्होंने वहाँ जिन जिन बातों में टाइम निकला तो उसके बारे में बताया कि जिम खाना में जाकर शाम बिताना, दोस्तों की मोहब्बत या प्रेम था, जो साथ भाइयों की जो खातिरदारियाँ हो रही थी, और भाइयाँ जो खातिरदारी कर रहे थे वे सोचते थे कि जो दूसरे देश में जाकर बस गई है उसकी बहन, उसके लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की यह हालत की, कोई कुछ लिए आ रहा है कोई कुछ, ठीक है, दोस्तों और उसके अपने प्यारे, ठीक है, नज़दीक की जो जितने भी थे बेटा, अजीज या प्रिय जिसको हम कहें बेटा, जो उनके प्यारे थे बेटा, उनकी हालत थी कि कोई कुछ ला रहा था उसके लिए, कोई कुछ ला रहा था, कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर लेकर जाएं, कैसे लेकर उसको जाएं, यह एक समस्या थी, क्योंकि सामान इतना हो गया था, और वो भी अब पाकिस्तान से भारत में लाना, जिसको सरहद पर जांचा परखा जाता था, सीमाओं पर, और उसे ले जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो उसके अपने प्यारे थे, ठीक है, अजीज थे, प्रिय थे, वे सभी कुछ अपना प्रेम प्यार में लुटा देना चाहते थे, और वे कोई कुछ ला रहे थे, कोई कुछ ला रहे थे, कैसे पैक करें और कैसे उसको ले जाए, यह एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी वो बादामी कागज़ की एक पुड़िया की थी बेटा। कागज़ बादामी में एक पुड़िया जो थी जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था, ठीक है, 1 किलो की जो पैकिंग थी लाहौरी नमक, ठीक है। तो सफ़िया इस असमंजस में थी कि इस पुड़िया को कैसे, वो शेर भर नमक जो था बेटा, लाहौरी नमक जो सिख बीबी ने मंगाया था, वह कैसे लेकर जाए, और वह ले जाना भी चाहती थी, क्योंकि उसने वादा कर दिया था कि मैं किसी न किसी तरह उसको लेकर जरूर आऊँगी। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, अर्थात वह अपनी राय बता सकेगा पुलिस अफसर के होने के नाते।
चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? अर्थात नमक के बारे में पूछा। वह हैरान होकर बोला, ठीक है, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक आप क्या करेंगी? अर्थात नमक का आप करेंगी भी क्या? जो सिख बीबी ने मंगाया था उस पुड़िया के लिए उसने कहा, क्योंकि नमक ले जाना वो चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसको सारी चीज़ें बताई कि नहीं, यह गैर कानूनी है। आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, अर्थात आपके हिस्से में तो वहाँ, आपके हिस्से का मतलब है भारत में तो हमारे से भी ज़्यादा नमक होता है, फिर आप यहाँ से नमक क्यों ले जाना चाहते हैं? वह झुंझला गई, ठीक है, हड़बड़ा गई। फिर क्या कहा है, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, अर्थात हमारे हिस्से क्या आया है, तुम्हारे हिस्से क्या आया है, उस चीज़ के बारे में नहीं जानती, मैं नहीं बात कहना चाहती। आया होगा, कोई बात नहीं, आया हमारे जो हिस्से आया है, नमक ज़्यादा आया है। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। माँ किसको कहा है बेटा? सिख बीबी को, जो उसने नमक मंगवाया था, कि मुझे तो लाहौर का ही नमक लेकर जाना है, चाहे हमारे हिस्से कुछ भी आया हो। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उसने बताया ना कि माँ ने मंगवाया है, तो उसकी समझ में नहीं आया कि माँ ने कैसे मंगवाया, कैसे क्यों मंगवाया, माँ का क्यों जिक्र था। वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, अर्थात बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान को, उससे पहले ही उनकी माँ गुजर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला। अब भाई जो है वो नरमी से पूछता है, देखिए बाजी, बाजी का मतलब यहाँ पर उनका अपना जो शब्द है बहन के लिए प्रयोग किया, आपको कस्टम से गुजरना है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, ठीक है। छानबीन करने वाले जो हैं वो अगर एक भी चीज़ ऐसी निकली जिस पे शक हुआ तो वे आपके सारे सामान को अलग थलग कर देंगे, अलग अलग, चिंदी चिंदी का मतलब अलग अलग करके फिर उस पर गहराई से छानबीन करना शुरू कर देंगे। कानून जो, अर्थात कानून जो है, ठीक है, कि किस प्रकार से, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर क्या होता है बेटा कि सामान की छानबीन होती है उस पर, क्या नाम है, सरहद पर, सीमा पर। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। अर्थात उसने जब ये कहा कि तुम्हारा कोई ऐसा वैसा सामान, ऐसी वैसी चीज़ निकल आई जिन पे प्रतिबंध है, तो क्या होगा, आपके सामान को अलग थलग कर देंगे और साथ में हमारी भी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी करके नहीं ले जा रही हूँ, छिपा के नहीं ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के, अर्थात उस पुड़िया को, नमक को दिखा करके उन अधिकारियों को, कस्टम अधिकारियों को ले जाना चाहती हूँ। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करोगी। अर्थात उस भाई ने समझाया कि यह तो आप बहुत गलत करेंगी। कानून जो है, कानून तो इस चीज़ की जो है मंजूरी ही नहीं देता है। तो अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, अर्थात फिर वही अपने भाई को डांटती है कि आप कानून का जो रट लगाए बैठे हो। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? ठीक है, जो शासन है, अर्थात जो शासन ने कानून बना दिए, क्या वो सभी के लिए हैं? सब जगह होते हैं। कुछ मोहब्बत, मोरावत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। अर्थात उन्होंने कहा कि जो कुछ कानून है वो किसके लिए नहीं होते बेटा? मोहब्बत के, प्रेम के, मोरावत, संकोच के, ठीक है, आदमियत, आत्मा के, जो आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। अर्थात जो इंसान बना देता है प्रेम से, जिस चीज़ को ले जाना चाहे, दूसरे व्यक्ति उसको प्रेम से मंगाए, तो क्या हम उनको नहीं ले जा सकते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। अर्थात जो कस्टम वाले अधिकारी हैं वो भी तो इंसान ही हैं। और ये एक इंसान होने के नाते ही मैं इसको दिखाकर ले जाना चाहती हूँ, न कि छुपा कर। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायद शायर भी नहीं होते। अर्थात वे किसी तरह के शायर भी नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के उनमें ये भी नहीं है कि शायराना अंदाज में वो आपको जाने दें।
उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, अर्थात ड्यूटी के वो पाबंद होते हैं, तो ड्यूटी करने के लिए उन्हें आपका सामान तो चेक करना ही होगा। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही थी हूँ कि वह ड्यूटी न करे, अर्थात मैं ड्यूटी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ कि वो ड्यूटी न करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, अर्थात थोड़े से पैसों का वो एक तोहफा है। ठीक है, तोहफा किसके लिए है बेटा? वो सिख बीबी के लिए। ठीक है, शौक से देख ले, अर्थात उसे खुशी से देख सकते हैं। वो कोई सोना चांदी नहीं है ये, अर्थात कोई सोना चांदी इतनी महंगी वस्तु नहीं है। ठीक है, समगल की हुई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अर्थात जो क्या है बेटा, जो नमक है उसके बारे में कहा है कि वो कोई सोना चांदी महंगी वस्तु भी नहीं है, स्मगलर की, ठीक है, कोई चीज़ भी नहीं है जिसकी हम किसी प्रकार का स्मगलर करें या कोई छिपा चोरी छिपी वस्तु को हम लेकर जाएं और वो उसका हम ब्लैक मार्केट भी नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम इसको कहीं ले जा कर के महंगे दामों में भी नहीं बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार भी नहीं फैला रहे हैं, लेकिन ये तो एक मोहब्बत की चीज़ है और हम इसको ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का ये पूरा हुआ बेटा। और इस आधार पे आप प्रश्न नोट करें रफ कॉपी में, नमक किसकी रचना है? नमक जो पाठ है वो किसकी रचना है, उसकी रचिता का नाम बताइए। अगला प्रश्न, सिख बीबी ने कैसा दुपट्टा ओढ़ रखा था? सिख बीबी ने कीर्तन के दौरान कैसा दुपट्टा ओढ़ रखा था? अगला प्रश्न है, सफिया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? जब उसे अपनी माँ की याद, अम्मा की याद आ रही थी उस मखमल दुपट्टे को देखकर, तब वह कब ओढ़ती थी? सफिया किस धर्म से संबंधित थी? सफिया किस धर्म से संबंधित थी? अगला प्रश्न है, सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? अगला प्रश्न है, सिख बीबी और सफिया कहाँ मिली थी? सिख बीबी और सफिया दोनों कहाँ मिली थी? अगला प्रश्न है, सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगवाई? सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगवाई? अगला प्रश्न है, सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी थी? सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी? और अगला प्रश्न है, सफिया का बड़ा भाई क्या था? सफिया का बड़ा भाई क्या था बेटा? तो ये प्रश्न आपको बेटा रफ कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है, इस यूट्यूब को पढ़ करके। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बेटा।